हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को देखा था। ये पार्ट 2 है, इसमें भी हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और इसमें पार्ट 3 भी आएगा जिसमें हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। जो पार्ट 3 आएगा उसमें एग्जाम्पलर के 30 क्वेश्चन है, बाकी के PYQs हम लोग कवर कर लेंगे। तो इस रिवीजन वाले सीरीज में आई थिंक ये पहला ही चैप्टर है जिसमें 3 पार्ट्स आपके आ रहे हैं। अब तक जो भी चैप्टर्स हुए हैं वो 2 पार्ट्स में कंप्लीट हो रहे थे और मेजॉरिटी जो है आपके 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट होंगे। कुछ कुछ चैप्टर्स जो बड़े हैं उनमें 3 पार्ट्स आएंगे। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, जब तक मैं आपको संतुष्ट ना कर दूं बहुत सारे प्रश्नों को करवा करके, तब तक MCQs हम लोग करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, एग्जाम में प्रश्न बनने चाहिए। रिवीजन भी कुछ ऐसा हो कि एग्जाम में प्रश्न छूटे ना। तो पार्ट 3 भी इसमें आएगा, ठीक है। आप सबको मैं बता दूं 24 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है नवरात्रि के शुभ अवसर पे, राइट। तो 30% का डिस्काउंट जो है आप अवेल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आप इस वाले कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, चाहे आप इस वाले कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, या फिर कोई सा भी PDF हो जिसका प्राइस मिनिमम 100 रुपया है। 100 से नीचे वाले नहीं, 100 से 100 या फिर इससे ऊपर वाले जो PDF हैं और ये जो दोनों वीडियो कोर्स हैं, इन सारे को अगर आप बाई करना चाहते हो 30% डिस्काउंट के साथ, तो आप इस समय में कर सकते हो। कूपन कोड ये है, आपको दिख जाएगा 930। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये डिस्काउंट जो है अप्लाई हो जाएगा। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है हमारे ऐप पर, जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 30% ही दिया जाता है। इसके अलावा कभी भी डिस्काउंट आएगा तो इससे कम ही आएगा। तो अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के खरीद सकते हैं। ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। देखो, मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, क्लोरीन रिनायन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। क्लोरीन रिनायन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 6500 लोगों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13% लोगों ने सही आंसर दिया है, यानी कि 87% लोगों ने गलत आंसर दिया है। बहुत ही आसान प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, बहुत ही आसान प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, लेकिन 87% लोगों ने गलत आंसर किया है, मात्र 13% लोगों ने सही आंसर किया है। देखो, क्लोरीन, अगर क्लोरीन मान लीजिए कि उदासीन है तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मैंने क्लोरीन रिनायन पूछा था, यानी क्लोरीन माइनस के बारे में, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होगा। तो इस वाले में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 8 और इस वाले में संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7। और ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ये प्रश्न जो है मैंने वीडियो के अंदर भी करवाया हुआ है। उसके बावजूद भी इतने लोगों ने गलत आंसर किया है, मात्र 13% लोगों ने सही आंसर किया है। तो आप समझ लो कि आपकी तैयारी कितनी है। इतने आसान प्रश्न में आप फंसते हैं, मीन्स अभी आपको और भी मेहनत करने की जरूरत है, राइट। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया है। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। पहला कथन है, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रंगों के माध्यम से किसी विलयन का pH मान बताता है। बिल्कुल सही है। सार्वत्रिक सूचक जो है अलग अलग रंग दिखाता है अलग अलग pH पे। pH मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है, जबकि 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। बिल्कुल सही है। अगर 7 है तो उदासीन है, 7 से कम है तो अम्लीय होता है और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। सही है, बोल सकते हो कि सही है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, कोई एक सूचक नहीं है, कई सारे सूचकों को मिला करके ये सार्वत्रिक सूचक बनाया गया होता है। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को भिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को, हाइड्रोजन आयन की अलग अलग सांद्रता को अलग अलग रंगों में प्रदर्शित करने का काम ये सार्वत्रिक सूचक करता है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अलग होने से pH मान बदल जाता है। जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है और जो pH मान होता है, इसमें उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर ये चेंज करोगे तो ये चेंज होगा और सार्वत्रिक सूचक पर कलर भी चेंज होगा।
सबसे पहले तो आपको पीएच मान जो है ध्यान में रखना है, 0 से लेकर 14 तक अंकित होता है। जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है, नींबू रस का 2.2 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 7 अगर पीएच मान है तो हम लोग उदासीन बोलते हैं। हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 होता है। ये सारे पीएच मान आपको रटे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। अब देखो, हम जैसे से क्षार की तरफ जाएंगे, नीले रंग की तरफ जाएंगे, सबसे ज्यादा पीएच मतलब डार्क ब्लू, और जैसे से हम अम्ल की तरफ जाएंगे हम लोग लाल की तरफ जाएंगे, सबसे कम पीएच यानी कि डार्क रेड। 7 है तो हरा होगा, ठीक है। 7 से ज्यादा हम जाएंगे तो हरा से नीले की तरफ जाएंगे, और 7 से हम कम की ओर जाएंगे तो हरा से हम लोग लाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले हरा मिलेगा, फिर हरा पीला मिलेगा, फिर पीला नारंगी मिलेगा, फिर नारंगी लाल मिलेगा। इधर हरा नीला मिलेगा, फिर आपको नीला मिलेगा, राइट। तो किस पीएच पे कौन सा रंग आता है मोटे तौर पर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई पीएच मान 14 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि डार्क ब्लू मिलेगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देख लो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आप बोल सकते हो कि नीला हरा है, ठीक है, नीला हरा है। पीएच मान 7 है यानी कि हरा है। पीएच मान 4 से 5 में आप पीला हरा बोल सकते हो, है ना। 2 से 4 में आप नारंगी पीला बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 0 से 1 से 2 के बीच में आप नारंगी लाल बोल सकते हो। 0-1 के बीच, 0-1 के लिए आप लाल बोल सकते हो। तो इस प्रकार से जो है मोटे तौर पर आपको याद रखना है। एग्जैक्ट जो है आप नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि पीएच मान जो है 14 की तरफ जाएंगे तो हम लोग नीले की तरफ जाएंगे, और 0 की तरफ जाएंगे तो हम लोग लाल की तरफ जाएंगे, ठीक। अब हरा से पहले भाई पीला आएगा, तब नारंगी आएगा, तब लाल आएगा, यहाँ पर हरा से नीला आएगा। तो ऐसे आपको जो है मोटे तौर पर आइडिया लेकर के रखना है। पीएच स्केल का प्रयोग किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि पीएच और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में उल्टा रिलेशन होता है। तो अगर आपको पीएच मालूम पड़ जाए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आप बता देंगे। ये जो पीएच होता है इसमें पी का मतलब पोटेंज होता है, पोटेंज का मतलब शक्ति होता है, और एच का मतलब हाइड्रोजन होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है जिसका उपयोग पीएच ज्ञात करने में किया जाता है, ये भी सही है। यानी सारे ही कथन सही है। जो इससे पहले आपने इंडिकेटर्स सूचक देखे थे, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है, या फिर जो भी आपने गंधीय सूचक देखे, वो सारे जो है केवल ये बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। लेकिन पीएच मान कितना है, H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है, ये बताने का काम जो है सार्वत्रिक सूचक और पीएच स्केल करते हैं। सार्वत्रिक सूचक और पीएच स्केल करते हैं। यानी कोई अम्ल कितना प्रबल है, कितना कमजोर है, कोई पदार्थ कितना ज्यादा अम्लीय है, कितना क्षारीय है, ये बताने का काम जो है सार्वत्रिक सूचक और पीएच स्केल जो है करते हैं। पीएच मान अगर 0 है यानी कि अधिक अम्लीय है, पीएच मान अगर 14 है तो अधिक क्षारीय है, सही है। पीएच मान 0 से 14 होता है, ये स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही अधिक होगा, ये सही है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हाइड्रोजन आयन है और जो पीएच है इसमें उल्टा संबंध होता है। आप हाइड्रोजन आयन के स्थान पर जो है हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ सीधा संबंध होता है, यह ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोनियम आयन इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो H+ है ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता है, तो H3O+ जो है बना लेता है H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है तो पीएच बढ़ेगा, घटती है तो घटेगा। लेकिन हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन के साथ जो है उल्टा रिलेशन है, ये आप ध्यान में रखेंगे। दोनों कथन सही है, कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों सही है, नहीं गलत है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच उतना ही अधिक होगा, नहीं, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी तो पीएच कम होगा। तो कथन ये जो 2 है ये फॉल्स है, केवल कथन 1 सही है। ये कौन सा विकल्प है भाई? केवल कथन 1 सही है, ये तो सही है। केवल कथन 2 सही है, कथन 2 तो गलत है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है,
गलत हो जाएगा। कथन एक सही है परंतु कथन दो गलत है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ए भी तो हो सकता है, केवल कथन एक सही है, ये भी तो हो सकता है। बात तो सही है, केवल कथन एक सही है, कथन दो जो है गलत है। चलो डी हम लोग आंसर लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें कथन एक और कथन दो दोनों के बारे में कहा गया है। वैसे ए भी हो सकता है ना, उतना घुमाना क्या है। ए भी सही है, डी भी सही है। इस ऑप्शन को आप मारो गोली। ये जो मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर देखो, अगर मान लो पीएच मान 7 है यानी कि उदासीन है, पीएच मान 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन देखो बढ़ता हुआ आपको दिखाया गया। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है, H प्लस आयन की सांद्रता अगर बढ़ रही है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक, 7 से हम 14 की तरफ जाते हैं तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है लगातार घट रही है, तो H प्लस आयन की सांद्रता में कमी यानी कि क्षारकीय प्रकृति जो है बढ़ रही है। अगर हम OH माइनस का कंसंट्रेशन देखो तो जैसे यहाँ पर देखो pH मान बढ़ने के साथ OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है और pH मान घटने के साथ OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता जो है लगातार जो है घटती जा रही है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, यह कथन सही है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, बिल्कुल सही है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी को दर्शाता है, गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया, अभी आपने यहां पर भी देखा, pH मान अगर 7 से 14 तक बढ़ रहा है तो OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है वो तो लगातार बढ़ रही है ना, यहां कमी बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। pH मान को सार्वत्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। यानी गलत कथन चुनना था तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी विलयन का pH मान 5 से 9 तक बदलता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? इधर आप pH ले लो और इधर आप क्या करो कि H प्लस आयन की सांद्रता ले लो। आप मान लीजिए कि pH मान जो है 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब देखो pH मान लो 5 से 4 हो गया, 1 से कम हो गया ना, 1 से कम हो गया तो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो पहले का 10 गुना। फिर मान लो कि 4 से 3 हो गया, फिर से 1 कम हो गया तो 10 गुना H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, फिर 10 गुना, फिर 2 से 1, यानी 1 यूनिट से अगर pH मान कम हो जाए तो जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो पहले का 10 गुना हो जाएगा। मान लीजिए कि pH मान जो है 5 से 3 हो गया, तो देखो 2 से कम हो गया ना, 2 से कम हो गया तो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो पहले का 100 गुना हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 5 से भाई 2 हो जाता है यानी 3 से कम हो गया, 3 से अगर कम हो जाता है तो गुने में 10 गुने में 10 गुने में 10, भाई 1 से कम होगा तो 10 गुना बढ़ जाएगा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फिर 1 से कम होगा, फिर 10 गुना बढ़ेगा, फिर 1 से कम होगा, फिर 10 गुना बढ़ेगा, ओवरऑल 1000 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है, 1000 गुना। तो ऐसे आपको सोचना है। तो 5 से 9 हो गया, मतलब 4 से pH मान क्या हुआ, बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। pH और H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन होता है इसमें उल्टा संबंध होता है। तो 5 से 9 यानी कि 4 से बढ़ गया तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, अगर 1 से मान लो बढ़ता तो 10 गुना कंसंट्रेशन कम हो जाता, 2 से बढ़ता तो 100 गुना कम हो जाता, 3 से बढ़ता तो 1000 गुना कम, और 4 से बढ़ा तो 10,000 गुना कम आप बोलेंगे। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर 10,000 गुना कम हो जा रहा है, मतलब कि अम्लता जो है वो 10,000 गुना जो है कम हो जाती है। इस प्रकार का प्रश्न जो है 2018 में पूछा गया था। अगर अम्लता मान लो 10,000 गुना कम हो जाती है तो ठीक इसके उल्टा आप बोल सकते हो कि क्षारता जो है 10,000 गुना बढ़ जाती है। तो दोनों के दोनों कथन जो है वो सही है। तो सीधा आपको ध्यान में रखना है, pH मान अगर 1 से बढ़े तो 10 गुना कम हो जाएगी H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक। अगर 2 से बढ़े तो 100 गुना कम, 3 से बढ़े तो 1000 गुना कम, 4 से बढ़े तो 10,000 गुना कम, इस प्रकार से 5 से बढ़े तो 1,00,000 गुना कम। ये सारे पदार्थ के नाम जो है दिए गए हैं आपके क्लास 10th के इस चैप्टर में। pH मान जो है लगभग आपको यहाँ पर देखना है और pH के हिसाब से आप कौन क्षारीय है, कौन अम्लीय है, कौन उदासीन है, वीडियो पॉज करके जो है आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान देख लो 14 होता है, प्रबल क्षार है। सोडियम क्लोराइड, माफ करिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH मान जो है ये 1 होता है और ये अम्लीय है। pH पत्र पर कहाँ पर कौन सा रंग मिलेगा ये आप यहाँ पर देख लो, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है तो नीला रंग देगा ये, और ये अम्ल है तो ये लाल रंग देगा pH पत्र पर। pH पत्र पर कौन सा रंग
कौन सा विलयन देने वाला है, पीएच मान क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है। वीडियो पॉज करके एक बार आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। नींबू के रस का पीएच मान देखो 2 से 3, 2.2 आपने देखा था थोड़ा सा पहले, अम्लीय। और पीएच पत्र पर इसका रंग लाल होगा। लार का पीएच मान खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद थोड़ा अम्लीय हो चुका है, खाना खाने से पहले क्षारीय है। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इन सारे पर नजर डाल लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन सर्वाधिक क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है ये आपको याद रखना है कि लगभग 14 होता है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। नींबू के रस का पीएच मान जो है आपको याद रखना है 2.2 होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 14 के निकट है तो वह होगा, अगर 14 के निकट है तो वो अत्यधिक क्षारीय होगा। बी हमारा राइट आंसर होगा। अगर 0 के निकट है तो अत्यधिक अम्ल होगा। 7 है तो उदासीन होगा। किसी विलयन का पीएच मान सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है? किस विलयन का पीएच मान सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है? नींबू के रस का पीएच मान आपने 2.2 देखा, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जठर रस का आपने देखा 1.2 होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 होता है। तो अम्लीय प्रकृति का सबसे ज्यादा कौन है इसमें? तो जठर रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये सारे पीएच मान जो है आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारे पीएच मान जो है आपको ध्यान में रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रबल तथा दुर्बल अम्ल के बारे में सही है? प्रबल अम्ल अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है। देखो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अम्ल अपना अम्लीय प्रभाव तभी दिखाता है जब वो H+ देता है। मान लीजिए कोई अम्ल ज्यादा H+ देता है, ज्यादा अम्लीय प्रभाव उसका दिखेगा। जो कम देगा उसका अम्लीय प्रभाव कम दिखेगा। तो आप जो है याद रखेंगे, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये जो नाइट्रिक एसिड है, ये सारे जो एसिड है आपके, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल है ना, प्रबल अम्ल। उसके बाद जो आपके अम्ल होते हैं खाने पीने की चीजों में, जैसे लैक्टिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और साथ में कार्बोनिक एसिड, ये सारे जो आपके एसिड्स होते हैं ये वीक एसिड्स होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और ये सारे जो एसिड्स होते हैं ये आपके खनिज अम्ल होते हैं, है ना, खनिज अम्ल होते हैं, यानी कि मिनरल एसिड्स होते हैं। इसी को हम लोग मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं, यानी कि अकार्बनिक अम्ल। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये भी अकार्बनिक अम्ल है, ये भी खनिज अम्ल है, लेकिन ये कमजोर अम्ल है। ये कार्बनिक अम्ल है ना, ये कार्बनिक अम्ल है जिसमें आपको कार्बन दिख जाए कार्बनिक अम्ल होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन है, लेकिन ये कार्बनिक अम्ल नहीं है, ये अकार्बनिक है, खनिज अम्ल है, कमजोर है। और ये कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल कमजोर होते हैं। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो कमजोर होते हैं। लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड है ना, ये एसिटिक एसिड, सारे के सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं और कमजोर अम्ल होते हैं। ये सारे अम्ल जब आप इन सारे अम्ल को जल में डालेंगे, ये सारे के सारे टूट जाएंगे, H+ दे देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनके 100 मॉलिक्यूल्स डालते हो जल में, 100 के 100 टूट जाएंगे, या फिर 100 में से 99 टूट जाएंगे, टूट करके H+ दे देंगे। यानी 100 डालेंगे 100 H+ आपको मिल जाएगा। इसमें आप 100 डालेंगे 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, बाकी जो है टूट करके H+ देंगे ही नहीं। कम H+ यानी कि अम्लीय प्रभाव कम दिखेगा, ज्यादा H+ यानी कि अम्लीय प्रभाव ज्यादा दिखेगा। यही चीज आपसे कहा गया। प्रबल अम्ल जो होते हैं वो अधिक H+ आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कम H+ आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज्यादा H+ आयन ये उत्पन्न करते हैं, और जो कम H+ आयन उत्पन्न करे उसे हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे। हमारे शरीर का सामान्य pH परास कितना होता है जिसमें जीवित प्राणी कार्य कर सकते हैं? तो हमारे बॉडी का जो pH रेंज होता है वो 7 से 7.8 होता है, ये याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा कहलाती है जब वर्षा जल का pH मान होता है। देखो वर्षा जल का pH मान अगर 5.6 से कम हो जाए, अब 5.6 से कम कुछ भी हो जाए, 5.5 हो जाए, 5.4 हो जाए, 5.3 हो जाए, अम्लीय वर्षा ही वो कहलाएगी। ठीक, तो 5.6 से अगर pH मान वर्षा जल का कम हो जाए तो हम अम्लीय वर्षा बोलेंगे। शुक्र के वायुमंडल में जीवन संभव क्यों नहीं है? शुक्र का जो वायुमंडल होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए
जो शुक्र का वायुमंडल है सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे एवं श्वेत पीले बादल से बना है, इसीलिए यहां पर जीवन संभव नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अम्ल की अधिक मात्रा के कारण पेट में दर्द व जलन क्यों होती है? इसमें देखो कोई भी विकल्प ऐसा नहीं है जो ठीक आंसर हमें बताया। यहां लिखा है क्योंकि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने लगता है। वही तो सवाल पूछा जा रहा है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अधिक बन जाता है तो दर्द व जलन क्यों होती है। देखो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका पीएच मान अभी आपने देखा था लगभग 1 होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये ज़्यादा बनेगा तो हमारी पेट की जो भित्ति है उसको ये जलाएगा तो जलन और दर्द दोनों होगा। ठीक, इसीलिए इसमें से कोई भी आंसर मैं टिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पेट में अधिक अम्ल बनने पर कौन सा क्षार एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन सा क्षार है जो एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका इस्तेमाल जो है एंटासिड बनाने में किया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना, एक कमजोर अम्ल है, कमजोर क्षार है ना। जल में घुलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा, लेकिन ये कमजोर क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सारे जो होते हैं आपके मजबूत क्षार होते हैं, लेकिन ये जो है कमजोर क्षार है। दांतों का एनामेल यानी कि दंत वल्क हिंदी में बोलते हैं, किससे बना होता है? जो दांत का ये जो पार्ट देख रहे हो जो आपको व्हाइट दिख रहा है ना, चमकता हुआ दिख रहा है आपको, ये दांत जो आप देख रहे हैं, जो पार्ट आपको इसका दिख रहा है ना, वो एनामेल है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है दांत का ये एनामेल। ये बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, ये एक कंपाउंड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, इससे बना होता है। इसके स्थान पर हो सकता है कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख करके आ जाए, है ना, कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख करके आ सकता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस से ये दांत का एनामेल बनता है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक यौगिक है, काफी हार्ड और कठोर होता है, इससे ये बना होता है। इसके स्थान पर मैंने आपसे कहा कैल्शियम फॉस्फेट भी लिख करके आ सकता है। अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगेगा तो जो दांत का एनामेल है उसका क्षय होना, वो जो है क्षय करने लगेगा। ये जो दांत का एनामेल है व्हाइट पार्ट, ये जो है डिग्रेड करने लगेगा, इसमें कोरोजन, इसका कोरोजन होने लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अम्ल और क्षार जो होते हैं वो कोरोजिव नेचर के होते हैं, संक्षारण जो है वो करते हैं। तो एनामेल जो है संक्षारित होने लगता है कब? 5.5 से अगर कम हो जाए मुंह का पीएच मान। इसीलिए जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, मंजन होते हैं, क्षार के प्रकृति के होते हैं कि अगर मान लीजिए मुंह में अगर अम्ल ज़्यादा बन गया हुआ है तो वो क्षार के प्रकृति के होते हैं, ताकि जब हम ब्रश करें तो उसके अम्ल के प्रभाव को जो है कम कर दे। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिससे दर्द एवं जलन होती है। बिल्कुल सही है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार का उपयोग करने से आराम मिलता है। जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा बोले तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्षारीय लवण है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है। ये जो मधुमक्खी का डंक होता है ये कौन सा अम्ल छोड़ता है? ये छोड़ता है मेथनोइक अम्ल। मेथनोइक अम्ल को ही हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। तो इस अम्ल के प्रभाव को ये क्षारीय लवण जो है ये कम कर देता है, जिससे आराम मिलता है। तो दोनों कथन सही है। एक प्लांट है जिसे नेटल कहा जाता है, इसके पत्तियों में डंकनुमा बाल होता है। जैसे मधुमक्खी के डंक मारने से मेथनोइक अम्ल छोड़ा जाता है, वैसे ही डंकनुमा बाल अगर आपके स्किन में ऐसे टच हो जाए, मतलब यहाँ पर मेथनोइक अम्ल, जहां पर टच किया गया वहीं पर मेथनोइक अम्ल छोड़ा गया है, यानी इसके डंकनुमा बाल में भी मेथनोइक अम्ल होता है। जहां पर टच हो जाएगा वहीं पर जलन और दर्द होगा। लेकिन जहां पर यह प्लांट पाया जाता है उसी के आसपास एक डॉक नामक प्लांट भी पाया जाता है। अब इसकी जो पत्तियां होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, भाई यहां पर डंक नुमा बाल टच हुआ था, यहीं पर हम क्या करेंगे, पत्तियों को रगड़ देंगे, तो ये जो अम्ल है इसके प्रभाव को कम कर दिया जाएगा। इसके कारण जो दर्द था, जलन था, अब वो कम हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल का स्राव डंक जैसे दर्द का कारण बनता है। तो ये सारे के सारे जो कथन है वो बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो सभी कथन जो है वो सही है। तो नेटल प्लांट की जो पत्तियां होती है उसमें जो डंकनुमा बाल होते हैं वहां से भी मेथनोइक अम्ल का ही स्राव होता है, और मधुमक्खी के डंक में भी मेथनोइक अम्ल ही होता है, या फिर चींटी के डंक में बोलते हैं उसमें भी मेथनोइक अम्ल होता है। इधर आपको प्राकृतिक स्रोत दिए गए हैं, इधर आपको अम्ल दिए गए हैं। सिरका में एसिटिक एसिड होता है, संतरा में, नींबू में
सिट्रिक एसिड होता है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। तो सीधा सीधा मिला दो, सामने सामने आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सिरका में जो है एसिटिक एसिड होता है, संतरा में सिट्रिक एसिड है, नींबू में भी सिट्रिक एसिड है, खट्टे फल में सिट्रिक एसिड होते हैं, इमली में टार्टरिक एसिड है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है। दही में आपको लैक्टिक एसिड मिल जाएगा, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन जाता है फर्मेंटेशन से। चींटी के डंक में, नेटल के डंक में, है ना, या फिर मधुमक्खी के डंक में मेथनोइक एसिड होता है, इसी को हम लोग फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्मूला ये होता है। ये जो है आपको रटा होना चाहिए, है ना, रटा होना चाहिए आपको, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 होता है तथा ये उदासीन होता है। देखो हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। अम्ल है और क्षारक है, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, लवण बनेगा और जल बनेगा। अब इसका पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा, यानी ये जो सॉल्ट बनेगा ना, ये आपका हो सकता है अम्लीय, ये हो सकता है क्षारकीय और ये हो सकता है उदासीन। तीनों संभावनाएं हैं। ये अम्लीय कब बनेगा, ये उदासीन कब बनेगा, जब अम्ल और क्षार दोनों के दोनों मजबूत हो। SA मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और SB यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस। अम्ल और क्षार दोनों मजबूत है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, बराबर का टक्कर है, उदासीन बनेगा, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। ये जो लवण बनेगा यहां पर, ये अम्लीय कब होगा, जब अम्ल मजबूत होगा और जो क्षार है ये कमजोर होगा। और क्षारकीय लवण कब बनेगा, जब अम्ल कमजोर हो जाए और क्षार जो है मजबूत हो जाए, वैसे केस में। तो देखो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक, लवण का पीएच मान 7 होगा, उदासीन होगा, सही है। प्रबल अम्ल है लेकिन दुर्बल क्षारक है, लवण का पीएच मान 7 से कम होगा क्योंकि प्रबल अम्ल है, अम्लीय लवण हो जाएगा। प्रबल क्षारक है, दुर्बल अम्ल है, पीएच मान 7 से ज्यादा होगा और जो लवण बनेगा वो क्षार की प्रकृति का होगा। सारे कथन सही है, सभी 3 सही है। साधारण नमक से बने रसायनों में से कौन से पदार्थ सम्मिलित है। साधारण नमक होता है सोडियम क्लोराइड, ये एक उदासीन लवण है, इसका पीएच मान 7 आप याद रखेंगे। अब देखो इसके इस्तेमाल से कई सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, यानी कई सारे रासायनिक पदार्थों के निर्माण में इसका इस्तेमाल जो है कच्चे पदार्थ के रूप में होता है, जैसे बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चूर्ण, इसीलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रक्रिया है जिसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया इंग्लिश में क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसमें विद्युत अपघटन होता है सोडियम क्लोराइड विलयन का। कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं यही आपको बताना है। देखो ये 3 उत्पाद बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। ध्यान से सुनिए यहां पर। नमक पानी का घोल आप जानते हैं, नमक पानी का जो घोल है उसी को हम लोग लवण जल बोलते हैं और इंग्लिश में इसे हम लोग ब्राइन बोलते हैं। ठीक, ब्राइन बोलते हैं। आपने बर्तन लिया, नमक पानी का घोल लिया, वहां से आपने विद्युत का चालन करवा दिया, विद्युत प्रवाहित आपने करवा दिया। देखो क्या सब होगा यहाँ पर, 3 प्रकार के उत्पाद बनेंगे, यानी नमक पानी का जो घोल है वो टूट जाएगा, टूटेगा, बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्लोरीन बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक, 3 उत्पाद बनते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। अब क्लोर क्षार क्यों बोलते हैं, क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन बनता है और क्षार इसलिए क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक प्रबल क्षार है। राइट, आपको ध्यान में रखना है जो क्लोरीन है ये एनोड पर मुक्त होती है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और जो हाइड्रोजन है ये कैथोड पर मुक्त होती है, कैथोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड है, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस में ये जो 3 उत्पाद बनते हैं, इन तीनों के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग हैं। जैसे हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग जानते हैं फ्यूल के रूप में कर सकते हैं, मार्गरीन है, खाद बनाने के लिए, अमोनिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं क्लोरीन का इस्तेमाल जो है जल की स्वच्छता में, जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो क्लोरीन है बैक्टीरिया को मारता है, तो रोगाणुनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्विमिंग पूल में पानी जो है उसको स्वच्छ करने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड है ना, एक बहुलक है, इसके निर्माण में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्माण में क्लोरीन का इस्तेमाल होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है धातुओं से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे जो उपयोग हैं, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सब के ऊपर एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये याद रखिएगा। क्लोरशार्ड प्रक्रिया में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। बिल्कुल सही है। सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन होता है, जो लवण जल होता है, उससे हम लोग इंग्लिश में ब्राइन बोलते हैं। इस प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। प्राप्त सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन एवं कागज बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल जो है साबुन एवं कागज बनाने में किया जाता है। राइट। एनोड जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, याद रखिएगा। आएंगे प्रश्न इस वाले टॉपिक से। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? सारे कथन तो सही है, सभी 4। असर्शन है क्लोरशार्ड प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। सही है, क्योंकि जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर H2 गैस बनाते हैं। देखो कैथोड क्या है? निगेटिव इलेक्ट्रोड है। कैथोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की आज़ादी है। और हम जानते हैं ये जो H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इसके पास जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को थमा देगा। जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन को, ये जो कैथोड है इसके पास इलेक्ट्रॉन की आज़ादी है, तभी ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन को थमा देगा, एक H+ को, ये प्लस गायब हो जाएगा, बन जाएगा H, सिंपली H। ऐसे ही बहुत सारे H बनेंगे और फिर H और H बॉन्ड बना करके H2 बना लेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में कौन सी अभिक्रिया होती है? याद कर लीजिए, बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं यहां से। शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, साथ में जल यहां पर बनता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की अभिक्रिया से होता है। सही है। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये भी सही है। और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग केवल वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। केवल वस्त्र उद्योग में विरंजन के लिए किया जाता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। केवल यहां पर लगा दिया ना, इसलिए गलत हो जाएगा। 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर के कई सारे उपयोग है, एक उपयोग नहीं है कि विरंजन के लिए, कई सारे उपयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा विरंजक चूर्ण का उपयोग नहीं है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो वस्त्र और कागज उद्योग में विरंजन हेतु, पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसमें क्लोरीन है, CaOCl2। जल में डालेंगे तो यहां से क्लोरीन गैस मुक्त होती है। और अभी आपने देखा था यहां पर कि क्लोरीन गैस का इस्तेमाल जो है ये जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है, जल में जो बैक्टीरिया है उसे मारने के लिए किया जाता है। और ये जो है एक बढ़िया उपचायक भी है, एक अच्छा ऑक्सीकारक भी है, उपचायक भी है, ये भी सही है। लोहे के गलनांक को कम करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ये कहना गलत है। बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। बिल्कुल सही है। जो बेकिंग सोडा है इसी का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसी को सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के स्थान पर आप बाई बोल सकते हो। यह एक अम्लीय लवण है जिसका उपयोग अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, गलत है। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर जो सोडियम कार्बोनेट है, सिंपली ये दोनों के दोनों जो है ये क्षारकीय लवण है। ये दोनों के दोनों जो है आपके क्षारकीय लवण हैं। pH मान 7 से ज्यादा, तो इसका इस्तेमाल जो है अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अम्लीय लवण नहीं है ना, ये क्षारकीय है। इसे गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, पानी एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं।
अगर आप इसको गर्म करोगे, हीट करोगे, तो यहां से सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि ये बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये सही है। केवल कथन 1 और 3, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा को बनाने में कौन सा मूल पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल जो है किया जाता है बेकिंग सोडा को बनाने में। बेकिंग सोडा के बारे में याद रखिएगा कि इसका उपयोग जो है आमतौर पर रसोई घर में जो है, हमारे घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में किया जाता है, कभी कभी खाने को जल्दी पकाने के लिए किया जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये इसका फॉर्मूला है। देखो ये बनता कैसे है, ये सारे जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं। इसमें देखो सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया गया है ना, तो ये मूल पदार्थ के रूप में जो है सोडियम क्लोराइड का उपयोग जो है मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। यहीं से प्रश्न आपका बनाया गया था। तो अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड बनता है और यहाँ पर बेकिंग सोडा बनता है। इस बेकिंग सोडा को जब आप हीट करते हैं तो आपको सोडियम कार्बोनेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से जो है धावन सोडा बनता है। इसमें .10 जुड़ जाएगा। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर ये सारे आपके उत्पाद बनेंगे। ये एक क्षारीय लवण है, ठीक है, दुर्बल अम्ल है, दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। दुर्बल अम्ल मैंने बोल दिया था बाय मिस्टेक, ये एक क्षारीय लवण है और दुर्बल असंक्षारक लवण है, यानी उतना नुकसानदेह नहीं है, नुकसानदेह नहीं है ये, तभी तो हम लोग खाने पीने की चीजों में इसका इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? देखो जो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसके साथ आप टार्ट्रिक एसिड मिला दो तो बेकिंग पाउडर बनेगा। बेकिंग सोडा से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है, बेकिंग पाउडर जो बना यहाँ पर बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड से, जब इसमें जल मिलाया जाता है या फिर इसको हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मुक्त होती है ये पाव रोटी को फुला देती है, केक को फुला देती है, ठीक। तो इसी को कहा जा रहा है पाव रोटी और केक में खमीर उठाने के लिए। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? अब सोडा है मतलब कि यहां पर बेकिंग सोडा है और अम्ल जो है यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि धातु के जो कार्बोनेट होते हैं या फिर जो बाइकार्बोनेट होते हैं, जब वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मुक्त होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आप जानते होंगे कि आग बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को औषधि के रूप में किस कारण प्रयोग किया जाता है? इसका इस्तेमाल जो है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल एंटासिड बनाने में किया जाता है, ऐसे ही इसका इस्तेमाल भी जो है एंटासिड बनाने में किया जाता है, प्रति अम्ल बनाने में किया जाता है, पेट में अत्यधिक HCl बन जाता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? धोने का सोडा किस प्रकार का लवण है? क्षारीय लवण है। सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों के दोनों क्षारीय लवण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धोने का सोडा सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, सही है। धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है, यह भी सही है। धोने का सोडा अम्लीय लवण है, गलत हो जाएगा, क्षारीय लवण है। केवल कथन 1 और 2 सही है, केवल कथन 1 और 2 सही है। धोने के सोडे के उपयोग में से कौन सा या कौन से सही है? कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में उपयोग किया जाता है, बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है, घर में सफाई के लिए किया जाता है और जल की जो अस्थायी कठोरता होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। अस्थायी कठोरता तो सिंपली उबालकर दूर हो जाती है, अस्थायी कठोरता जो है हम इसको दूर करते हैं धोने की सोडा का इस्तेमाल करके। तो सारे जो है सही है। धोने का सोडा का ये सूत्र होता है, ठीक। हम लोगों ने देखा था कि सोडियम क्लोराइड से बेकिंग सोडा बना था। बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो हम लोगों ने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ था। सोडियम कार्बोनेट का जब हम पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का जब हम पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो जाकर के धावन सोडा बनेगा जो कि एक क्षारीय लवण है, ठीक। धोने का सोडा का उपयोग ये सारे हैं। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। कांच है, साबुन है, कागज है, इन सारे उद्योग में होता है। बोरेक्स के निर्माण में होता है।
बोरेक्स सोडियम यौगिक है। उसके बाद घर में साफ सफाई में होता है और जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में इस धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का रंग नीला क्यों होता है? इसमें क्रिस्टलन का जल उपस्थित होता है। ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होता है। ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये ब्लू कलर का होता है। अगर आप इसको हीट कर देते हैं तो ये क्रिस्टलन जल के जो अणु हैं, ये जो क्रिस्टलन का जल है, जो ये क्रिस्टलन का जल है 5, ये खत्म हो जाएगा, हट जाएगा और फिर ये वाइट हो जाएगा, फिर ये वाइट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट जिसे धोने का सोडा कहा जाता है, में क्रिस्टलन की जल की संख्या कितनी है? तो अभी आपने देखा Na2CO3 Na2CO3.10H2, तो क्रिस्टलन जल कितने हैं? क्रिस्टलन जल कितने हैं? 10। क्रिस्टलन के जल 10 है, यहाँ पर 5 है। ऐसे हम जिप्सम में अगर देखें क्रिस्टल जल के कितने अणु हैं, तो जिप्सम में मिलेगा आपको CaSO4.2H2O 2। याद देखो, कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है उसमें क्रिस्टलन का जल होता है 5H2O.5H2 आपने देखा था, इसलिए नीले रंग का होता है। जब आप इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? क्रिस्टलन का जो 5H2O था ये हट जाएगा और ये श्वेत हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। वापस उसमें पानी डालोगे तो नीला हो जाएगा। तो लवण के एक सूत्र इकाई में, जैसे एक सूत्र इकाई है कॉपर सल्फेट का, ये इसमें जल के कितने अणु हैं, इसी को हम लोग क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एक सूत्र इकाई में यहां पर देखो जल के कितने अणु हैं? 5 है, तो क्रिस्टलन का जल कितना है? इसमें 5 है। ऐसे ही आपने देखा धावन सोडा में Na2CO3.10H2O, तो ये लवण का एक सूत्र इकाई है जिसमें जल के अणुओं की संख्या कितनी है? 10 है, तो हम बोलेंगे क्रिस्टलन का जल इसमें 10 है। ठीक, यह है आपका नीला थोथा, यह है धावन सोडा, यह है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे गर्म करने पर प्राप्त होता है? देखो, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो पीओपी प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया जाता है? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर यह किस में परिवर्तित हो जाता है? जिप्सम को हीट करने पर पीओपी प्राप्त होता है। पीओपी में वापस से पानी मिला दोगे तो जिप्सम बन जाएगा। यहां पर देख लो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जिप्सम को जब आप 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? जल के कुछ अणुओं का ह्रास होता है, क्योंकि जिप्सम का आपने देखा ये फॉर्मूला होता है 2H2O है। जब आप इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो यहां से कुछ जल के अणुओं का ह्रास हो जाता है और बनता है ये। इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट। इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है तो आप देखते होंगे ना, प्लास्टर किया होता है, वो पीओपी से ही किया गया होता है। उसमें जल मिलाया जाता है तो फिर वो कठोर होकर के जिप्सम बन जाता है। तो ये जो पीओपी है ये सफेद चूर्ण है, सफेद चूर्ण है। पानी मिलाओगे वापस से ये जिप्सम बनकर कठोर हो जाएगा। ठीक, ये जो आप देख रहे हो ना, ये CaSO4.12H2O, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2 सूत्र इकाई है कैल्शियम सल्फेट का, उसके साथ क्रिस्टलन का जल कितना है? 1। 2 सूत्र इकाई, 2 फॉर्मूला यूनिट पे 1 क्रिस्टलन का जल है। इसका मतलब ये चीज हुआ, तो 1 को आधा मिलेगा। ठीक, वैसे आधा अणु नहीं होता है, आधा अणु नहीं होता है, ये बस दिखाने के लिए है। हम क्या बोलेंगे कि 2 फॉर्मूला यूनिट है कैल्शियम सल्फेट का, उसके साथ 1 जल का अणु साझा कर रहा है। राइट, कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र है, जल के 1 अणु के साथ साझेदारी कर रहा है। जो पीओपी है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका उपयोग खिलौना बनाने में भी होता है, सजावट का सामान बनाने में भी होता है, मूर्तियां बनाने में होता है, सतह को चिकना बनाने में होता है। ये सारे इनके उपयोग हैं। कैल्शियम क्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसे हम लोग विरंजक चूर्ण बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। वह पदार्थ कौन सा है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है।
तो बुझा हुआ चूना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए यानी कि जल के कठोरता को दूर करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं जल को मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए हम लोग धावन सोडा का इस्तेमाल करते हैं यानी कि सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यानी कि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, जल बनेगा। इसके पुनः क्रिस्टलीकरण से जो है धावन सोडा बन जाता है। तो आपके ये सारे उत्पाद बनेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने से जिप्सम को 373 केल्विन पर हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसमें आप जल मिला दोगे, पानी मिला दोगे तो वापस से जिप्सम बनकर कठोर हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है? ये बन जाएगा जिप्सम। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या है कि यहां पर कुछ जल के अणुओं का ह्रास होता है और यहां पर हम लोग जल के अणुओं को जोड़ते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को कुछ के बजाय आप यहां पर लिख लो 3/2H2O। 3/2H2O का ह्रास होता है, ठीक, और यहां पर 3/2H2O को जोड़ते हैं तब जाकर के जिप्सम बनता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो लाल को नीला करने का काम कौन करता है? क्षार करता है। क्षार का पीएच मान क्या होता है? 7 से ज्यादा होता है। तो कम वाले को उड़ा दो, ज्यादा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? अच्छा, अंडा का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया आप किससे करवाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, क्योंकि यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को दुधिया कर देता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो चूने के पानी को दुधिया करती है। तो बताओ हम इसकी अभिक्रिया किससे करवाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी? तो याद करो, धातु का जो कार्बोनेट होता है या फिर जो बाइकार्बोनेट होता है, जब वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, जब वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, जल बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो देख लो इसमें से अम्ल कौन सा है? अम्ल हम जानते हैं कि H+ देता है। इसमें देखो H है ही नहीं, इसमें H है ही नहीं, इसमें H है ही नहीं, क्योंकि ये सारे तो लवण है, ACD ये सारे सॉल्ट है। हमें अम्ल चाहिए तो B हो जाएगा, HCl हमारा राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? देखो 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml HCl लगता है। अब ये 10 के बजाय 20 है, डबल हो गया, तो HCl भी 8 के बजाय अब कितनी चाहिए भाई? 16 मिलीलीटर चाहिए। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो हमारा पार्ट 2 है ये समाप्त होता है। देखो इसमें हम लोगों ने 50 प्रश्न किए और आज के इस वाले पार्ट से ही सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जो सॉल्ट वाले पार्ट्स है ना, वहीं से एग्जाम में ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, जिप्सम, पीओपी, इनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पार्ट 3 होगा उसमें हम लोग 30 प्रश्नों को करेंगे जो कि एग्जाम्पलर से होंगे। बाकी के जो 20 प्रश्न होंगे वो हम लोग PYQ कवर करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप कोर्स में जा करके एनरोल होना चाहते हैं तो अभी आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हो। 24 से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये ऑफर आपका रहने वाला है। और आपको पता होगा कि हमारे ऐप पर ऑफर जो है हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ही होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।